उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरिद्वार से अभी हम कार्यक्रम करके निकले हैं, कुछ देर पहले हरिद्वार हमारा कार्यक्रम था। मैं देहरादून के हमारे सभी साथियों को, ब्यूरो के अधिकारी, शैक्षिक संगठनों के प्रतिनिधि और मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। वो आज यहाँ उपस्थित है और हम कुछ लेट हो गए हैं, उसके बावजूद वो प्रतीक्षा उन्होंने की है और यहाँ रुके हुए हैं। मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूंगा, हमारे पास एक 35 सेकंड का वीडियो क्लिप है और किस तरह की यात्रा नई दिल्ली से प्रहलाद जोशी जी ने शुरू की थी वो हम दिखाएंगे। और भारतीय मालिक ब्यूरो के महानिदेशक श्री संजय जी का भी हमारे पास एक मैसेज है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। समय लगेगा तो ठीक है, तब तक अपनी बात शुरू या बीच में हम इसको दिखाएंगे। साथियों, कंज्यूमर अवेयरनेस भारत यात्रा एक यात्रा भर नहीं है, एक अभियान है, एक आंदोलन है, एक प्रयास है हिंदुस्तान के करोड़ों उपभोक्ताओं को उनके अधिकार की जगाने का। कोशिश है कि कानून के जरिए जो अधिकार आपको मिल गए हैं, अभी बात करी तिवारी साहब ने बताया, सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उन्हें वास्तविक तौर पर कैसे हम लागू कर सकते हैं, उस दिशा में क्या काम हो रहा और क्या काम किए जाने की जरूरत है। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा केवल उपभोक्ताओं को जागरूक करने, उनको शिक्षित करने, उनको संगठित करने का एक प्रयास मात्र नहीं है, बल्कि ये भी एक कोशिश है कि हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाकर और हर क्षेत्र में जाकर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कानूनों के क्रियान्विति की वास्तविक स्थिति क्या है, किस स्तर तक इन कानूनों का फायदा नीचे के लेवल तक हम पहुंचा पाए हैं। हमें लगता है आज भी 1986 में पहली बार उपभोक्ता संरक्षण कानून बना, 2019 में उसमें जरूरी बदलाव भी की गई, लेकिन आज भी हमें लगता है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका उन कानूनों का पूरी तरह फायदा नहीं उठा पा रहा है, जिसमें खासतौर से हमारे निर्धन वर्ग के लोग हैं, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे दलित हैं, हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं, ऐसे लोग जिन्हें इस कानून से सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत थी। हर प्रदेश में हर जिला स्तर पर कंज्यूमर कमीशन बनाए गए हैं, उपभोक्ताओं को न्याय देने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म खड़ा किया गया है, लेकिन वहां तक उस संख्या में लोग जैसा वहां पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही, वो जानने की कोशिश भी इस उपभोक्ता भारत यात्रा का एक उद्देश्य है। और उसके बाद इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके हम भारत सरकार को सौंपेंगे, राज्य सरकारों को भी सौंपेंगे। कानून को लागू करने में संसाधनों की अगर कमी आ रही है, कहीं इच्छा शक्ति की कमी आ रही है, कहीं संवाद की कमी आ रही है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जैसा अभी तिवारी जी ने बताया, 86 के बाद 2016 और 2019 में दोनों कानून बदले गए, भारतीय मानक ब्यूरो का कानून और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मुझे दोनों ही कानूनों को बहुत बारीकी के साथ जब ये दोबारा से तैयार हो रहे थे, उसमें शामिल होने का, उसमें भागीदार बनने का मौका मिला। हमारी बात को बहुत प्राथमिकता से सुना गया और अब उसी कड़ी में 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून के बाद भी एक नए सिरे से चिंतन शुरू हो गया है। भारत सरकार ने चिंतन शिविर लगाया, इस कानून में और क्या बदलाव की आवश्यकता है। तो वो प्रक्रिया फिर से एक शुरू हुई है। तो भारत यात्रा के जरिए हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून में और कितने बदलाव लाए जाने की जरूरत है। हमारा वीडियो अभी वो तैयार है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए जो ये भारत यात्रा शुरू हुई है, और उसके बाद फिर मैं अपनी मूल बात पे आऊंगा। उससे पहले हम हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर जो संजय जी हैं, the message of consumer rights and fair market practices. I would now like to request Anand Sharma ji, National Chairman, Consumer Federation of India, to come on stage to join the Honorable Prime Minister on stage. May we have a huge round of applause for such a thoughtful initiative, ladies and gentlemen. उपभोक्ता संगठनों की राष्ट्रीय परिषद कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय व्यापी उपभोक्ता जागरूकता महाअभियान की आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक करने, उनको अपने अधिकारों से अवगत कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न प्रयासों की जानकारी जमीनी स्तर तक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा उपभोक्ता जागरूकता में विभाग की स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को एक नया आयाम प्रदान करेगी। एक छोटा सा क्लिप है Let's have a huge round. और अब मैं आपको एक क्लिप और दिखाना चाहता हूँ जो हमारे जो महानिदेशक हैं भारतीय मानक ब्यूरो के, इस यात्रा के संबंध में उन्होंने हमें जो संदेश दिया। I am extremely happy to convey my best wishes for the Consumer Awareness India Yatra, a very remarkable initiative by Consumer Confederation of India to take the message of quality, standards and consumer protection to every corner of the nation.
At the Bureau of Indian Standards, our mission is very, very clear to ensure that every product and service that reaches consumer is not only safe, reliable, but also of the highest quality. Today, India stands at the threshold of becoming a global leader in manufacturing, technology and innovation. Quality consciousness today is not just a desirable phenomena, but it is imperative. Standards and quality consciousness are the silent foundation of the progress. They make our industries not only competitive, our markets efficient, but also our consumers empowered with the highest quality, safety and standards. Through our standards, formulation and conformity assessment initiatives like ISI mark, registration mark and hallmarking scheme, BIS works tirelessly to build trust in the marketplace. We also engage with the youth through the Standards Club, with industries through standards conclaves, and with citizens through large-scale consumer awareness programs, spreading the message of quality far and wide. This consumer awareness yatra beautifully aligns with our goal and the vision of zero defect, zero effect of our Honorable Prime Minister of India. I hope that by taking this message of quality, standardization and consumer rights across districts, this India Yatra will surely help citizens make informed choices and encourage industries to uphold the highest standards. I therefore urge every citizen, every person, every student and every entrepreneur to join this movement in the quest for quality and standards. Let us commit ourselves to choosing quality, demanding quality and producing quality. Together we can build a future where every Indian product becomes a symbol of excellence, not just for our country but for the entire world. My best wishes to the Consumer Confederation of India and all partners in this yatra. BIS stands proud to be part of this effort. Jai Hind. ये भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक थे श्री संजय जी। तो मैं फिर से अपनी बात पर आता हूँ। उन्होंने अपने संदेश में बहुत साफ कर दिया है कि आज गुणवत्ता और मानकीकरण का कितना महत्व है। जब हम उपभोक्ता संरक्षण की बात करते हैं तो गुणवत्ता और मानकीकरण उसके साथ जुड़ा हुआ एक विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का मार्केट सिनेरियो क्या है, बाजार की स्थिति क्या है, क्यों उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत पड़ रही है, क्यों आज भी कानून बनने के 40 साल बाद भी हमें इस तरह की यात्राएं करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसे समझने की जरूरत है और हमारे जो मीडिया के प्रतिनिधि हैं, हमारे जो संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से इस संदेश को मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तराखंड के तमाम दूसरे क्षेत्रों में हम पहुँचाने में कामयाब हो पाएंगे। साथियों, आज बाजार में जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर मैं सबसे पहले फूड से शुरू करूँ, खाने पीने का सामान आप खरीदते हैं तो उनमें मिलावट की स्थिति क्या है। अब देखिए कि एक शुद्ध वस्तु हासिल करना हमारे लिए आज भी कितना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन रहा है। और सिर्फ पैसा इशू नहीं है कि हमारे साथ पैसे की गड़बड़ हुई कि हमको खराब माल दे दिया, उसके साथ जुड़े जो खतरे हैं, आज देखिए कैंसर घर घर में फैल गया, हार्ट डिजीज घर में, किडनी फेलियर के केसेस आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि खाने पीने की चीजें जो बाजार में बिक रही है वो नुकसानदायक है। कोई जमाने में हम कहते थे कि फ्रूट्स और सलाद हम खाएंगे, सब्जियां खाएंगे तो सही रहेंगे। आज हालत ये है कि हजार्डियस केमिकल से जब उनको पका करके दे रहे हैं तो वो फ्रूट्स और सलाद हमें फायदे की जगह नुकसान का कारण है। तो बाजार की स्थिति क्वालिटी को लेकर के क्या है, नकली माल भरा हुआ है। हमने कहा ईसाई का आपको देख के खरीदना है, पता लगा ईसाई क्वालिटी नहीं है, उसका स्टैंडर्ड का एक उसूल है, स्टिकर चिपका दिया है। नकली माल बाजार के अंदर बहुत सारा है। अभी आईएसओ की बात कर रहे थे हम, आईएसओ क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए आप सर्विस सेक्टर में आप देख सकते हैं, जिसने आईएसओ का निशान यूज किया है, क्या वो आईएसओ उसने सही यूज किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हमारे लिए उल्टा भ्रम पैदा कर रहा हो। आईएसओ का निशान भारतीय मानक ब्यूरो देता है, लेकिन आईएसओ का जो चिन्ह है वो बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी भी देती है। और हमारी जानकारी में ऐसे भी है कि वो बिना उसका पूरा सर्टिफिकेशन करे, कुछ लालच में थोड़ा बहुत पैसे वैसे का सौदा किया और आईएसओ सर्टिफिकेट पकड़ा जाती है। तो क्या वो आईएसओ
उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं जो उस प्रमाण पत्र से हमें दर्शाया जाता है। आज नापतोल की स्थिति क्या है? पहले हम कहते थे कि तराजू है, उसमें उन्होंने सब टेढ़ी करके तोल रहे हैं, रबड़ लगा लिया है, चुम्बक चिपका लिया, या कहते थे नाप तोल है, मीटर है, बीच में से काट दिया, नाप को नीचे से थोड़ा ठोक लिया तो कम तोलना पड़ेगा। आज क्या स्थिति आ गई? आज स्थिति ये है कि पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चिप लगा करके रिमोट से वो आपका मीटर बंद कर रहे हैं, 200 मीटर दूर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उस दौरान बाजार की स्थिति क्या है? तो मिलावट, नकली माल, नाप तोल में गड़बड़ी, और उनसे ज्यादा जो चुनौती आज आ रही है वो भ्रामक विज्ञापन, चीजों के बारे में गलत सनद बताया जाता है, वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से गलत सनद आपको बताया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करें, हमें से हर एक अब डिजिटल मार्केटिंग पे आ गया है। तो जो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, ई प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर कर रहे हैं, वो डार्क पैटर्न से भरे हुए हैं। हम क्या देखना चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं, और जो हमें पसंद नहीं है उसको इस तरह से दिखाते हैं कि हमें वो कई बार तो बटन ही ट्रेस नहीं होता है कि मना करने वाला बटन कहाँ है, हाँ वाला बटन तो बार बार वो उसको हरे कलर में दिखा रहे और उसको ग्रे करके उन्होंने डाल दिया। आप लोग अगर हवाई जहाज का टिकट ई लाइन से बुक करा रहे हैं, किसी ट्रिप कंपनी से बुक करा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं हो, एक ही इंश्योरेंस का ऑप्शन देंगे आपको, और वो इंश्योरेंस वो वाला है जिसमें उनको सबसे ज्यादा कमीशन मिलना है और कंज्यूमर का सबसे कम फायदा। तो ये नई तरीके की चीजें आपके सामने डेवलप हो गई है। ये फोन आपका रखा हुआ है, 24 घंटे आपकी बात सुन रहा है। नए जितने फोन आए हैं उन्होंने तो बंद करने वाला बटन ही खत्म कर दिया। अब आप ऑफ ही नहीं कर सकते जब तक कि उसकी बैटरी खत्म नहीं, ऑफ ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग स्टडी उसको 24 घंटे आपकी बात सुन रहा है, और लेकिन वो बात आपकी सुन रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसका मार्केटिंग में उपयोग हो रहा है। आप देखिए, जो आप बात करें थोड़ी देर में वो विज्ञापन दिखने शुरू होते हैं, और उन विज्ञापनों के जरिए वो आपके सोचने की पूरी प्रक्रिया को बदल रहे हैं, आपके निर्णय करने की क्षमता को बदल रहे हैं। आप खरीदना क्या चाहते थे, खरीद क्या लाते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। तो ये जो टेक्निक के साथ जो चुनौतियां आई है, एक देश में माल बनता है, दूसरे देश से मार्केटिंग होती है, तीसरे देश में डिलीवर हो जाता है, क्या है कैसे समझना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। तो हमारी ये चुनौती और भी बड़ी हो गई है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में, जबकि दुनिया एक विश्वग्राम में बदल गई है, आर्थिक उदारीकरण के एक नए दौर में हम पहुंच गए, कैसे हम उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं। सिर्फ कानूनी प्रावधान कर देना काफी नहीं, सरकारी कोशिश कर रही है, संस्थाएं कोशिश कर रही है, भारतीय मानक ब्यूरो कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम अवेयर ही नहीं होंगे, अगर हम जानेंगे नहीं कि जो स्मार्ट टेलीविजन हम घर में खरीद के लाए हैं उसको बेडरूम में हम केवल नहीं देख रहे, वो भी हमें देख रहा है, तो हमें हमारा प्रोटेक्शन कैसे होगा। आप इनसे कितने लोग जानते हैं कि आपका बेडरूम में लगा हुआ टीवी भी आपको देख रहा है, आपकी फोटो खींच के दूसरी जगह भेज, स्मार्ट डिवाइसेस आ गए। हमारे पास सूरत से केस आया, एक फैमिली पर पति पत्नी थे, कुछ पिक्चर्स देखते थे, एक दिन उन्हीं की पिक्चर चलती नजर आई, केस सामने आया, पुलिस में मामला गया, आखिर कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि वो यहाँ से हम फोटो आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पर्पज बड़ा क्लियर है कि हम जो है उसको मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, किसी पर्सनल यूज नहीं करते। इनकी फोटो वापस इसलिए आ गई कि इन्होंने एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया जिसमें ये परमिशन है कि वो आपकी फोटो और वीडियो काम मिलेगा। अब आप कितने लोग मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं, उस परमिशन को पढ़ते हैं। तो जो कंडीशन आ रही है, जो स्थिति आ गई है, कंज्यूमर किस दुनिया में जी रहा है, क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाए? हो सकता है कि कुछ लोग तैयार होंगे, कुछ पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, कुछ आईटी के लोग हो सकते हैं, कुछ इस टेक्निक को जानने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन देश में ऐसे इतने लोग कितने हैं? तो कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कंज्यूमर हेल्पलाइन की बात अभी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले जो दूसरे हेल्पलाइन चल रही है, जितनी हेल्पलाइन चल रही है उन पर आप कॉल करिए, फोन मिलाते रहेंगे, वो अपनी बात कहते रहेंगे, आप क्या कहना चाहते हो, तो या तो ऑप्शन ही नहीं आएगा या सुनेंगे नहीं, और तब तक कहेंगे कि आपकी सारी लिमिट पूरी हो गई, काट दिया। और मजेदार बात यह हो रही है कि उस 3 मिनट का कॉल भी आपके पैसे से चार्ज हो रहा है, वो भी नहीं कि वो फ्री कर रहे हैं। आप लंबी बात करने के लिए मजबूर है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाए, 5 दबाए, आके में आके फिर से दोबारा सुन लो, और हम क्या कहना चाह रहे हैं उसका मौका ही नहीं मिल रहा। जो मशीन और मैन की जो लड़ाई है, उसमें वो मशीन किसके सपोर्ट में खड़ी है? इंडस्ट्रीज के लिए, उसके लिए पैसा लगाते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो उस टेक्निक का यूज करने के लिए खड़ी। अभी इस भारत यात्रा के दौरान जब मैं मुंबई में था, हमारी मीटिंग में मुंबई के IT के हेड वहां आए, उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपए लगाकर कंपनियां हमारी आविष्कार करा रही है, हमारी नई तकनीक बना रही है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, हमारा गरीब उपभोक्ता जो बेचारा 500 रुपए नहीं ला सकता, उसके लिए कौन तकनीक बनाएगा? आपकी 20,000 रुपए की 20,000 करोड़ की तकनीक किसके लिए काम में आ रही? तो ये जो चुनौती है, इससे मुकाबला करने के लिए हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जिस तेजी से दौर बदल रहा है, उस तेजी से उपभोक्ताओं की जागरूकता की स्थिति को भी बदलना होगा। उस दिशा में
हमें कोशिश कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जब हम गए हैं हमें बहुत प्यार मिला है, आप लोगों का स्नेह मिला है, और वही हमारी ताकत है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। 19,000 किलोमीटर का सफर पूरा करके 26 प्रदेशों से गुजरते हुए आए हैं। यात्रा का अंतिम दौर में है। हमारा पूरा पश्चिमी, दक्षिण, पूर्व, पूर्वोत्तर, दूरदराज, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, तमाम प्रदेश पूरे हो गए हैं। उत्तर में हम है, 2-3 स्टेट बचे और दिल्ली जाके ये यात्रा पूरी हुई। लेकिन जो यात्रा से निकलने से पहले हमने सोचा था वो की वो स्थिति हमने बाजार में देखी है। हमने कहा मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा कीमत पे प्रोडक्ट नहीं बिकना चाहिए। कितने क्षेत्रों में आज भी बिक रहा है। आप में से कितने लोग जानते होंगे कि एमआरपी से ज्यादा रेट पे बिकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं, ये तो हमारा एक्सरसाइज है, ठंडा करने का उसका लगेगा, सब गैर कानूनी तरीके से वसूल करते हैं। और उससे भी ज्यादा स्थिति ये है कि अभी एमआरपी क्या है उसको लोग समझने को तैयार नहीं। हम लोगों की आदत पड़ गई, पैकेट पे कुछ छपा है तो हम उसको कीमत मानने लगे। भाई एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन जब आप सामान खरीद रहे हो, बोतल खरीदने जा रहे हो, उस पर 10 रुपए छपा है, तो आपने कभी समझने की कोशिश की कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में क्यों नहीं? आप मेरे पास कोई सामान खरीदने आए, मैं कहूंगा इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 500 रुपए आप देंगे। अब क्या बोलोगे, मेरा राइट है कम से कम कीमत दो। अब जमीन खरीदने जाओ, सौदा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत 25,000 रुपए गज होगी, फीट होगी। अब उसे क्या बोलोगे, तो कम से कम कीमत बताओ, मुझे खरीदनी है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा कीमत हमने छपाई, इससे ज्यादा आपसे वसूल, वो कीमत बन गई। आप ज्यादा से ज्यादा कीमत बिना पूछे देके आ रहे हो। कंज्यूमर की स्थिति क्या है, एमआरपी पे खरीद रहा है जैसे तो कोई सही कीमत पे खरीद रहा है। उस पे आने के बाद खुशी होता है मैं तो सही कीमत पे लिया है। एमआरपी क्या है, कितने लोग को ये जानते हैं कि इसको कौन तय करता है? आप इसे कोई बताएंगे इस पे 10 रुपए लिखा है, ये रेट कैसे तय हुई, इसकी क्या प्रक्रिया? उसके प्रोडक्शन से लेके रॉ मटेरियल से लेके उसकी पूरी डिलीवरी तक अकॉर्डिंगली चार्जेस उस पे लगते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस लगता है। ये किसने तय किया कि उसके हिसाब से वो क्या लेगा? उस कंपनी ने ही तय किया जो बना रही है। बहुत सारे लोग कंज्यूमर बेचारे सोचते हैं कि सरकार खुद तय करती है। कोई प्रोसीजर होता होगा, सोच समझ के प्रक्रिया तय। अभी इन्होंने खुद कहा ये इस प्रक्रिया से आती हुई है। उस प्रक्रिया में कितना खर्चा आ रहा है और प्रिंट क्या आ रही है किसको पता है? कंपनी को पता है। यानी बनाने वाला तय कर रहा है कि वो कितनी कीमत लिखना है, और उसका बेनिफिट उठा के जो एमआरपी हमने आप लोगों के शोषण को रोकने के लिए, कोई जमाने में जब इस पे प्रिंट रेट आती थी तो लिखाता था लोकल टैक्स एक्स्ट्रा। हमने लड़ाई करके कि लोकल टैक्स के नाम पे मनमानी वसूली हुई है, आप मैक्सिमम प्राइस दे दो, इससे ज्यादा तो लेना ही नहीं। तो उसकी आड़ में कंपनियां ये शोषण करी कि मनमानी कीमत आने लगी है। यही बोतल किसी दूसरा, पहले तो इसी नाम और इसी ब्रांड से हवाई अड्डे पे 3 गुना रेट पे मिल जाती थी। अब हमने फिर कानून बनाया कि आप एक ही ब्रांड एक 2 रेट पे नहीं बेच सकते, तो दूसरे नाम से मिल जाएगी। लेवल का अक्षर ये बदला होगा। आपको लग रहा है कि ऑनलाइन आप खरीद रहे हो, माल सस्ता आ रहा है, बाजार में ले रहे हो महंगा आ रहा है, उसका कारण क्या है? वो ऑनलाइन वाला मिलेगा नहीं। लेकिन आपको पता नहीं ऑनलाइन में पहले कीमत बढ़ा के उन्होंने मॉडल बदल दिया। क्या कर दिया, आज जोमेटो, स्विगी वगैरह सब आ रहे हैं। फूड डिलीवरी हमारे सामने आ गई है। फूड डिलीवरी में हमें लग रहा है पहले से ही उन्होंने कीमत बढ़ाई हुई है। आप कभी जाके उस दुकान पे देखिए वहाँ रेट क्या है, और आप फूड डिलीवरी के जरिए ऑर्डर दीजिए, रेट क्या है। जो 17 रुपए का समोसा है वो सब 25 रुपए का दिखा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमने 3 रुपए का छूट दे दिया तो भी आपसे 3 रुपए ज्यादा लेगी। हम उनको समझ पा रहे नहीं पा रहे। अभी जिसपे हमने कार्रवाई करी, क्विक कॉमर्स, 10 मिनट में आपके घर पे सामान आ जाता है। अभी 10 मिनट में सामान आ जाता है। मैं खूब अच्छी तरह मैंने कोशिश करके देख ली। मेरी पत्नी है, मेरी मम्मी है, मेरी बेटी है, घर पे जाके उसको कहता हूँ मैं रसोई में मुझे खाना दे दो, कितने मिनट में देगी? वो तो मेरी रसोई है, सामान से मेरे पास रखा हुआ है, उसके बाद आधा घंटे से पहले कोई नहीं देता। बाजार से 10 मिनट में आ जाता है। कैसे आएगा? 10 मिनट में कैसे आएगा? आ गया, आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। और वो 10 मिनट सिर्फ उसको लाने का पीरियड में लग रहा है, अभी उसको बनाने में नहीं आ रहा। 10 मिनट वाला नियम खत्म हो गया, सरकार ने खत्म कर दिया। मैं उस पे आ रहा हूँ, मुझे मालूम है उसके पीछे हमें क्यों खत्म कर दिया, लेकिन खत्म नहीं कर दिया। उन्होंने कहा आप 10 मिनट का प्रचार नहीं करोगे, लेकिन वो सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ ना। सरकार ने सिर्फ ये कहा कि आप ये नहीं कहोगे कि 10 मिनट में आ जाएगा। तो प्रोसेस तो वही चल रहा है। आपका बना बनाया खाना, बना बनाई चीजें पहले से आपने रखी है, और उसको सही रखने के लिए, ताजा रखने के लिए आप उसमें प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो जो आपके लिए जानलेवा है। तो 10 मिनट का जो ट्रेंड चल रहा है वो आपके लिए फायदे का सौदा होगा या मारने का सौदा होगा? लेकिन अगर कंज्यूमर नहीं समझेगा तो कैसे चलेगा? हमें लग रही नहीं 10 मिनट में आ जाए, ऐसी क्या पता नहीं तुम आधा घंटे में क्यों नहीं मंगवा सकते, 1 घंटे में क्यों नहीं मंगवा सकते? हम उस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जरिए हमें आकर्षित करते हैं, ये इन मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमें इतना प्रभाव में ले लेते हैं कि आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं, बजाय कि बाजार को अपने हिसाब से चलाएं। कंज्यूमर मार्केट का किंग है।
उपभोक्ता राजा है, राज कर रहा है क्या कहीं? वो जैसे हमें चलाना चाहते हैं हम उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो इन सब स्थिति से मुकाबला करने के लिए हमें अपने कंज्यूमर राइट्स को समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा, और वायलेशन को रोकने के लिए क्या सिस्टम। जो 6 राइट्स की बात की, मैं दोबारा उस पर आता हूँ। 6 राइट्स के बारे में तिवारी जी ने आपको बताया। सबसे पहले अधिकार इन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर काम करा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वापिस आपको बता रहा हूँ, पहली चीज है सुरक्षा का अधिकार। बाजार में ऐसी कोई वस्तु या सेवा नहीं बिकनी चाहिए जिससे आपकी जान या माल का नुकसान हो। लेकिन क्या बाजार में ऐसी स्थिति है? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखिए, वहां अहमदाबाद में बच्चे खेलने गए, आग लग गई क्योंकि वहाँ सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं थे। कितने बच्चे एक साथ गए? आप तमाम जगह देखिए, सर्विसेज के सेक्टर में देखिए, आए दिन जो हम खबरें करते हैं, हवाई वो नाव पूरी की पूरी डूब गई क्योंकि ज्यादा सवारियां चढ़ गई, उसमें आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है। छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं आप देखिए कि किस तरह की दुर्घटनाएं घटती। जो प्रोडक्ट बिकते हैं, अब वहाँ भारतीय मानक ब्यूरो की हमें कहाँ मदद मिलती है? मोटर व्हीकल एक्ट में हमने कहा कि हेलमेट लगाना जरूरी है। हेलमेट अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जो आपकी सेफ्टी के लिए हमने कंपलसरी करवाया, तो वो बजाय जान बचाने की जान ले लेता है। कई बार अगर हेलमेट अच्छी क्वालिटी का नहीं, आप एक्सीडेंट से बच सकते हो, पर वो हेलमेट टूट के आपके सिर में घुस गया तो आप मर जाओगे। तो वो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का कैसे हो, इंश्योर करने के लिए ये तय किया गया कि ISI का निशान इस पे होना चाहिए। तो BIS हमारी मदद कर रहा है, कंज्यूमर की मदद कर रहा है कि आप आंख से देख करके ये तय नहीं कर सकते कि हेलमेट किस क्वालिटी का है, तो आप उस पर ISI का चिन्ह देख करके इसकी क्वालिटी को तय कर सकते हैं। तो इस सुरक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीजें, अभी करीब 800 चीजें कंपल्सरी सर्टिफिकेशन के दायरे में है, जिनको बिना ISI चिन्ह के बाजार में बेचा नहीं जाना चाहिए, बना नहीं सकते, स्टोरेज नहीं कर सकते, जेल की सजा है, जुर्माने की सजा है। छोटी छोटी चीज है, आप रसोई गैस में काम में ले रहे हैं, चूल्हा भी है, सिलेंडर भी है, और उसके साथ एक छोटी सी ट्यूब भी है। अब चूल्हा सिलेंडर भी अगर अच्छी क्वालिटी का है, सिर्फ ट्यूब खराब है तो रसोई गैस में आग लग जाएगी। आप कुकर काम में ले रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं तो कुकर फटेगा। पहले मैं कहता था किसी जमाने में जब ये रसोई गैस के स्टोव गैस के नहीं थे, उससे केरोसिन से चलते थे, जब भी कोई स्टोव फटता था तो कहते थे बहू की जान सांस ने ले ली, जला दिया उसको। अरे सांस ने नहीं ले ली, इसकी क्वालिटी खराब थी, पंप फट गया है। तो आज भी वही स्थिति है। तो ये पहला हमारा राइट है कंज्यूमर का कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं आनी चाहिए जिससे हमारी जान या माल का नुकसान हो। और उसमें BIS का सहयोग ये है कि वो आपको सर्टिफाई करते हैं कि नहीं ये चीज बढ़िया, ये आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, दूसरा अधिकार है आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसकी बात नहीं कर रहा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये है कि जो वस्तु या सेवा आप खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। जैसे ये हमने किया है, तो पानी की बोतल है, कुछ दिन पहले तक आप उसको मिनरल वाटर के नाम से जानते थे, जबकि मिनरल वाटर नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है। तो उस पर पूरी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। वेज और नॉन वेज का निशान उसके तहत हमने शुरू करवाया। पहले आप देखते हैं कि नॉन वेज प्रोडक्ट और वेज में फर्क ही नहीं हम समझ पाते थे। अब हमने ग्रीन बिंदी शुरू करवाई, एक रेड बिंदी शुरू करवाई, तो आप देख के समझ पाते हो। बहुत सारे माँ बाप जो वेज है प्योर, अपने बच्चों को स्कूल जाते समय केक दिया करते थे। मिल्क केक आता था, बड़ा इजी केक आता था, और बाद में जब बिंदी लग के आई तो पता लगा इतने दिन से हम नॉन वेज खिला रहे थे, खुद को पता नहीं होता। तो सूचना का अधिकार क्या उसकी इंग्रेडिएंट्स है, उसको कैसे यूज किया जाना चाहिए, ये आपका राइट है। उसमें बैच नंबर और उसका प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, और उसमें कस्टमर केयर नंबर शुरू कराया है, उसमें MRP आनी चाहिए, ये सब आपको सूचना के अधिकार में है। लेकिन सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के बावजूद अगर आप उसे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि कंज्यूमर काम भला कर सकते हैं? आप में से कितने लोग इस पानी को पीने से पहले इसको पढ़ते हैं? 70% लोग जो टमाटर सॉस के नाम से बाजार से ला रहे हैं उसमें टमाटर है ही नहीं। हम सब बच्चों को खिला रहे हैं टमाटर सॉस, क्योंकि कोने में लिखा है वेजिटेबल सॉस, हम पढ़ नहीं रहे, टमाटर की फोटो देख रहे हैं, टमाटर की दूध नहीं है। हम सब लोग आइसक्रीम खाते हैं, 60% प्रोडक्ट में दूध ही नहीं है। बढ़िया क्रीम की फोटो लग रही है, हम सोच के कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हम इसलिए नहीं कर पाते कि कोने में लिखा है डेजर्ट फ्रोजन, तेज से बनता है, तेज से बनेगा। तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा। हम कानून बना सकते हैं, BIS साहब के लिए स्टैंडर्ड बना सकती है, लेकिन अगर आप उसे देखेंगे ही नहीं, अगर कंज्यूमर देखेगा ही नहीं तो कैसे पार पड़ेगी? जयपुर शहर में एक सर्वे करवाया मैंने, 17 शमशान में। हमारे यहाँ हिंदुओं में जब किसी को अंतिम क्रिया करते हैं जलाया जाता है, और जलाते समय थोड़ा सा घी, जिसकी जितनी कैपेसिटी, कोई 5 किलो डालेगा, कोई 1 किलो डालेगा, कोई पीपा भी होगा। हमारे सर्वे में पता लगा कि शमशान के आसपास जितना जो घी बिक रहा था, जो सामान देते हैं, सब पाम ऑयल को देशी घी के बेच रहे हैं। वहां भी देशी घी के ले रहे हैं, फोटो भी कृष्ण जी के मक्खन खाते हैं उसके ऊपर है, और जब हमने उसकी जांच करी भाव भी देशी घी का ले रहे हैं, कोने में छोटा सा पाम ऑयल लिखा है, तो हम कार्रवाई भी नहीं करते, वो कह रहे तो पाम ऑयल ही दे रहे हैं।
अब आपको पता लगेगा, आप देसी घी के भाव पे लेके आए और माँ बाप को फूंकते समय तेल से फूंक आए तो आपका क्या सेंटिमेंट होता है। लेकिन किस लिए? क्योंकि हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, उस समय आदमी भावुक भी इतना होता है कि उसको कहाँ फुर्सत है कि उसको देखेगा। तो ये सूचना का अधिकार तो हमने बनाया, लेकिन सूचना अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप सूचना को समझने की कोशिश नहीं करोगे, सूचना का अधिकार का मतलब। तीसरा आपका अधिकार है चयन का अधिकार। तो सूचना के अधिकार में भी भारतीय मालिक ब्यूरो का ये फायदा है, अगर इनका निशान लगा हुआ है तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी। हॉलमार्क है, हॉलमार्क के बारे में आप सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान सोने पे किया जाता है। हॉलमार्क की कहानी में आपको सुनता हूँ, 25 साल पहले सबसे पहले मैंने जयपुर शहर में 15 दुकानों से सोने के गहने खरीदे, 22 खरीदे, 22 के साथ मिलकर ही खरीदे। 15 के 15 सैंपल फेल हो गए, एक भी 22 कैरेट की पेटी का नहीं मिला। उसके बाद ये मामला उठा, फिर हमने 7 बड़े शहरों से, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, वहां से सोने के गहने खरीदे। 83% सोने के सैंपल मिलावटी पाए गए। उसके बाद हॉलमार्क की योजना आई। लेकिन कंज्यूमर संगठित नहीं, आपकी आवाज में दम नहीं, ज्वेलर संगठित है, उनकी आवाज में दम है। 22 साल लग गए उसको कंपलसरी करवाने में। हॉलमार्क स्कीम आ गई, उसको चालू भी किया गया, हॉलमार्क का निशान भी लग रहा था, लेकिन कंपलसरी नहीं करवा पाए, क्योंकि प्रेशर सामने वालों का भी होता है। आखिर में जाके जिस मीटिंग में फाइनल उसमें हमें बहुत लड़ाई करनी पड़ी, तब जाके हॉलमार्क का कंपलसरी हुआ। तो अगर कंज्यूमर की आवाज नहीं होगी तो जो बाकी लोग जिनसे हमारी लड़ाई है वो तो संगठित है, पैसे वाले, साधन संपन्न, सरकार के नीचे को प्रभावित करने की ताकत है। तो एजेंसी कितना भी काम करना चाहे, अगर हम बोलेंगे नहीं, माँ भी कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, दूध पिलाने की नहीं होती, खेल रहा है थोड़ी देर और खेल ले। मैं ये उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ हाथ वाला आदमी मर जाएगा और स्वर्ग मुझे मिल जाएगा, ये नहीं होने वाला। अपनी लड़ाई हमें खुद को लड़नी पड़ेगी, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। चौथा इसी के साथ जो अगला अधिकार है वो है चयन का अधिकार। और चयन का अधिकार इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी खास किस्म का ब्रांड, वस्तु, चीज, सेवा आपको जबरदस्ती नहीं बेची जा सकती। आपकी इच्छा है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, कहाँ से खरीदना चाहते हैं, कैसे खरीदना चाहते हैं। हमने इतना प्रचार किया, लेकिन आज भी हमारे पास शिकायत आती है कि स्कूल वाला कॉपी किताब तो वहीं से लेने को कह रहा है और ड्रेस भी वहीं से लेने को कह रहा है। और मैं उसे कहता हूँ आप शिकायत कर दो, कहता है नहीं, मेरे बच्चे को परेशान कर, तो फिर लेते रहो। अगर हम बोलेंगे नहीं, कोई शिकायत करने वाला, बड़ा स्कूल है, बड़ी मुश्किल से एडमिशन कराया है, कितने रुपए तो 1 नंबर में दिए, कितने 2 नंबर में दिए, अब मैं शिकायत कैसे कर दूं कि ये यूनिफॉर्म की नहीं होता, तो लगती है आप शोषण की शिकार होते। तो राइट है, आपका चयन का अधिकार है, लेकिन वो बाधित कब हो जाता है, जब हम खुद ही उसको लेने के लिए तैयार हैं। हमारे छोटे से स्वार्थ के लिए एक बार सिस्टम बदल जाएगा। मध्य प्रदेश में शिकायत आई, एक के बाद एक 10 स्कूल वालों को जेल होते हैं, सब सुधर गए, लेकिन आगे तो किसी को आना पड़ेगा। चौथा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। यहाँ भी चयन के अधिकार में भारतीय मालिक ब्यूरो आपको ऑप्शन देता है कि आप इनके हिसाब से अगर प्रोडक्ट को चयन करोगे तो आपको सही ढंग से चयन कर पाओगे। लेकिन वो भी आपको जानना पड़ेगा। हॉलमार्क स्कीम आई, हॉलमार्क तो गहने पे लग रहा है, पर इसका मतलब वो प्योर नहीं हो गया। आपको आंख खोल के देखना पड़ेगा कि वो 22 कैरेट है, 19 कैरेट है या 8 कैरेट है। उससे तो कहते हैं हॉलमार्क प्योर नहीं है। आपको घर में बनाने के लिए सीमेंट लाना है, पुल के लिए सीमेंट लाना है, कहीं के लिए सीमेंट लाना है, सीमेंट के अंदर में सीमेंट। भारतीय मानक ब्यूरो जब किसी चीज का स्टैंडर्ड बनाता है तो वो आपके लिए कितनी उपयुक्त है, आपको कौन सा स्टैंडर्ड लेना है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का मतलब एक खास किस्म की गुणवत्ता है, अब वो आपके लिए यूजफुल है या यूजलेस हो सकती है, ये आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण अधिकार है सुनवाई का अधिकार। और सुनवाई का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर आपने कोई सामान ले लिया, कोई सेवा ले ली और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है, तो दुकानदार, निर्माता, बनाने वाला, बेचने वाला आपको ये मना नहीं कर सकता कि मैं आपकी बात को सुनूंगा नहीं। आपके पहले बिल पे लिखा हुआ था एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इसको हमने गैर कानूनी घोषित किया है। आपका बिका हुआ माल अगर खराब है तो 10 बार वापस करना पड़ेगा, कंज्यूमर की बात को आपको सुनना पड़ेगा। आप में से कई लोग सेल से भी कभी लेडीज भी बैठी साड़ी वाड़ी खरीद के लाए होंगे, सेल में से लाते हो कभी साड़ी वाड़ी खरीद के, कुछ और कोई आइटम लाते हो, और जब वो खराब आ जाता है तो फिर वापस जब बात करने की आएगी तो क्या होगा, तो सेल का माल है, बदलेगा नहीं। सेल का माल बदलेगा क्यों नहीं, उसने ठेका लिया खराब देने का, तो आपको ये करके बेचा है कि मैं खराब बेच रहा हूँ इसलिए बदलूंगा। सेल का मतलब है डिस्काउंटेड रेट, कुछ कम कीमत पे आपको सामान दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वापस नहीं देगा, खराब दे देगा। सेल का हो, बिना सेल का हो, अगर गड़बड़ है तो दुकानदार को आपकी बात को सुनना ही पड़ेगा। इस सुनवाई का अधिकार। इसके बाद इस सुनवाई के अधिकार से पहले की स्थिति ये थी कि दुकानदार ये कहते थे एक बार ले गए, अब जिम्मेदारी नहीं। हमने कहा जिम्मेदारी तुम्हारी है। पहले जो कानून कहता था कि विक्रेता सावधान, उसको हमने कह दिया विक्रेता सावधान, आंख खोल के बेचे हो।
हम आंख बंद करके भी खरीदेंगे तो उसकी जिम्मेदारी। और 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमने प्रोडक्ट लायबिलिटी को स्पेशल एक चैप्टर बना के जोड़ा, यानी जितना नुकसान आपको होगा है उससे केवल आपका नुकसान नहीं, कंपनी ने जितना पैसा कमा लिया, माचिस की डिब्बी में 50 की जगह 45 सीख दे रहा है, आप गिनते हो कभी? वो 5 सीख से मैं ये सोचूंगा मेरा कितना सा नुकसान हुआ, सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उसने कितने माचिस बेची और कितना नुकसान पब्लिक का कर दिया है। आपकी माचिस की तीली को अगर उसने 2 mm छोटा कर दिया है, आपको अंदाजा नहीं कि उसने कितनी उससे लकड़ी बचा के गड़बड़ की है। वो पूरी हमने लायबिलिटी तय करवाई कि उसके लिए पूरे के लिए वो जिम्मेदार होगा। और इसके तहत जो 5वां और महत्वपूर्ण अधिकार है और वो है आपको कंपनसेशन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर कोई प्रोडक्ट आपने ले लिया, कोई सर्विस ले ली और सब होने के बावजूद उससे नुकसान हो गया, खराब आ गया, गड़बड़ है, तो वो पूरा पैसा केवल उस चीज का नहीं, उससे होने वाले पूरे नुकसान का पैसा आपको मिलेगा। ये आपको राइट दिया गया। मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद लाए, मिठाई खरीदने से बच्चे बीमार हो गए, खराब मिठाई थी, केवल मिठाई के पैसे नहीं, बच्चों के इलाज का पैसा आप दुकानदार से वसूल कर। हमारे किसान भाई खाद लाए, बीज लाए, फसल करी, 3 महीने बाद पता लगा फसल चौपट हो गई क्योंकि बीज खराब था, खाद खराब था। पूरे फसल और पूरी फसल का पैसा उस खाद और बीज वाले से वसूल किया 10। ये इसको कहते हैं राइट टू कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति के अधिकार के लिए हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बनाया गया है। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सर्विस खरीदी, उससे आपको जो नुकसान हुआ है, आपको उसके बदले जितना पैसा चाहिए वो चीज दोबारा लेनी है, नया पैसा लेना है, उसके नुकसान की पूर्ति करनी, तो आप कंज्यूमर कमीशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और ये कंज्यूमर कमीशन हर जिले में बनाए गए। वकील करना जरूरी नहीं है, 5 लाख रुपए तक के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं है, और फैसले जल्दी हो इसका भी इंतजाम किया गया है। लेकिन पता ही अगर नहीं है, आप जाओगे ही नहीं, तो कौन आपकी मदद करेगा? 60 लाख केसेस हिंदुस्तान में हुए हैं। अब तक कंज्यूमर कमीशन में ज्यादातर कंज्यूमर जीते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी में वो मायने नहीं रखते। आज भी 10,000 में से केवल एक आदमी एवरेज एक साल में कंज्यूमर कमीशन में जा रहा है। क्योंकि ये मेरी गारंटी है, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है जो बाजार में ठगाया नहीं हो, जिसको लगा नहीं हो कि बेइज्जती कर रही है। शिकायत करने की हमारी आदत नहीं है, यही हमारे शोषण का कारण बनती है। अगर हम शिकायत नहीं करेंगे तो शोषण का क्रम बढ़ता जाएगा। ये इसके बाद आपका अधिकार है, 6ठा अधिकार है जागरूकता का, ज्ञान का अधिकार, जिसकी बात की और जिसके लिए हम सब चक्कर लगा रहे हैं, भारतीय मानव की कोशिश कर रहा है। ये सब बात भी आपको पता होनी चाहिए, उसके बिना बेकार है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ये जाने। आप अगर सीधे कंप्लेंट नहीं करना चाहते तो भारत सरकार ने कंज्यूमर हेल्पलाइन चला रखी है 1915, अभी सरकार जी ने बताया कि आपको कंप्लेंट पाठा। इसमें एक व्हाट्सएप का नंबर भी दिया है, आप चाहे तो व्हाट्सएप पे कंप्लेंट कर दें, व्हाट्सएप पे भी आपकी कंप्लेंट होगी। और कंज्यूमर कमीशन में अब शिकायत करने के लिए आपको ई जागृति पोर्टल बना दिया है, वहाँ कमीशन में जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप ई जागृति के लिए शिकायत कर सकते हैं। लेकिन शिकायत करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। गड़बड़ी क्यों होती है और कैसे होती है? हम जिस ज्वेलर से अब तक गहना खरीद के ला रहे थे, वो कहता था कि जब आपको लगेगी दिक्कत आना मेरे से, मैं बदल दूंगा। जब 100 लोग गहना खरीदते हैं, उनमें से 70 लोग 75 लोग तो इसलिए खरीदते हैं कि अपनी बेटी को उनको शादी में देना। बेटी को शादी में दे दिया, अब वो खराब अगर निकल भी गया तो वो वापस नहीं आता बदलने के लिए। और बेटी भी इज्जत बचाने के लिए लोगों को बताती है कि खराब आ गया हमारा, ससुराल में इज्जत खराब होगी। तो उसको पता है, ज्वेलर को पता है कि इसमें से 2% माल वापस आना है। उसने 90 जगह गड़बड़ करके कमा लिया, 2 अगर वापस आ भी गई तो उसको क्या जोर आ रहा है? तो ये पैटर्न इसी तरह चल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? मैं उपभोक्ता आंदोलन में काम कर रहा हूँ, व्यापारियों के साथ बात होती है कि जब हमने शुरू किया था, व्यापारी मेरे दुश्मन थे, वो देखते थे ये कहाँ से बीमारी आ गई हम सबके खिलाफ। डॉक्टर जैसे पेशे के पवित्र पेशे के लोगों ने पत्थर फेंके हमारे पर कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अपने डॉक्टर्स को परेशान कर। आज उनको हम समझाने में कामयाब हो गए हैं कि जब ट्रेड खराब होता है तो नुकसान व्यापार का होता है। आनंद शर्मा सोना बेचने नहीं जाएगा, मैं इलाज करने नहीं जाऊंगा। हम किसके लिए काम करें? जो अच्छा सोना देते, जो अच्छा काम करते, जो अच्छी सेवा देते, उसके लिए काम करना। तो वो हमें अब व्यापारियों को भी समझ में आ गया है कि अपराधी अलग है और ईमानदार व्यापारी उस कैटेगरी में नहीं आते। तो ये बात हमें लोगों को समझाने की जरूरत है। ये आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, हर एक का जागरूकता। आप एक सामान बेचता है, व्यापारी 90 चीजें खरीदता है, मिलावट करके उसने 2 पैसे कमा लिए, और जब उसका बच्चा बीमार हुआ, उसकी बीवी बीमार हुई और इलाज में नकली दवा उसको मिल गई, तो पैसा उसकी किस काम आने वाला? ये समाज को संदेश देने की जरूरत है। अगर हम जो सर्कल बना रहे हैं, एक छोटा सा मामला बताता हूँ। जयपुरी रजाई किसी जमाने बहुत फेमस थी, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। धीरे धीरे उन्होंने उसकी क्वालिटी खराब करी, नकली रुई उसके अंदर भरने लग गए, विदेशों में जो डिमांड थी वो सब खत्म हुई। तो वहाँ से जांच के लिए पीएमओ को भेजा गया, पीएमओ से मेरे पास जांच जाए कि ये नकली रजाई का क्या ये चक्कर चल रहा है, इसमें व्यापारी परेशान है।
पूरा ट्रेड खराब हो गया, क्योंकि जब एक बार खराब माल आप बेचना शुरू करते हो तो कंपटीशन में फिर हर आदमी को धीरे धीरे खराब माल बेचना पड़ता है, पूरा बाजार ही खत्म हो जाता है। तो वो पूरा ट्रेड ही खत्म हो गया, पूरा ट्रेड आपका खत्म हो जाएगा अगर आप अच्छा काम नहीं करें। तो आज जब हिंदुस्तान के विकसित भारत बनाने की 2047 की हम बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है, तो ये चैलेंज हमारे लिए और भी ज्यादा, और मेरा ही मानना है कि जब तक हम प्रत्येक कंज्यूमर को समृद्ध नहीं कर देंगे तब तक समृद्ध भारत नहीं बनाया जा सकता। तो इसी के संदेश के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं, सारे प्रदेश, पूरा देश, समृद्धि का संदेश। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप लोग इस बात को समझेंगे। मुझे भारतीय मानक ब्यूरो का भी एक परिवार का सदस्य हूँ, केवल एक उपभोक्ता आंदोलनकारी के रूप में नहीं हूँ, ऑब्जर्वेटरी कमेटी का मेंबर हूँ, नेशनल मिरर कमेटी का मेंबर हूँ। 40 साल से मैं भारतीय मानक ब्यूरो के साथ बहुत सारी जो कमेटियाँ हैं जो स्टैंडर्ड बनाती हैं, वो भी मैं आपको पर्सनल बताना चाहता हूँ कि भारतीय मानक ब्यूरो में प्रावधान किया गया है कि तीनों के हित में काम करता है। इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड बना के, कंज्यूमर को सपोर्ट करता है कि आपको एक स्टैंडर्ड का माल मिले, उसको सुनिश्चित करता है। कंपनसेशन की भी बात की थी, अगर आपने हॉलमार्क गहना खरीदा और खराब आ गया, BIS की ठीक सील उस पर लगी हुई है, तो जितना खराब आया उससे दुगना पैसा उस तरह से BIS आपको दिलवाता है, कंपनसेट करता है। और देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि देश का उद्योग बढ़े। लेकिन अभी भी सवाल, चुनौती ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको फेस कर पाए। अभी लंदन में कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, भारतीय मानक ब्यूरो ने मुझे डेलीगेशन का हेड बना के भेजा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को, अब तक हम अडॉप्ट करते आए हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के मानकों को पूरी दुनिया अडॉप्ट करे। उस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि गुणवत्ता को जब हम अपना हथियार बनाएंगे तो ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, एक कंज्यूमर के रूप में भी, एक इंडस्ट्री के रूप में भी, और एक देश के रूप में। तो ये लड़ाई साझा लड़ाई है। एक आदमी एक जगह उपभोक्ता, एक जगह बनाने वाला है, एक जगह बेचने वाला है। सबको मिलकर इस स्थिति को बदलना होगा, अपने अधिकारों को समझना होगा। शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। उसके लिए मैं हिंदुस्तान के गांव-गांव जा रहा हूँ, हिंदुस्तान के शहर-शहर जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये यात्रा सफल होगी। आज देहरादून में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने इतनी देर तक, पहले तो देर से आया, उसके बाद बिना मतलब बकवास भी लंबी करी जा रहा हूँ, वो भी आपने सुनी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, हर टॉपिक, चाहे मैं बैंक की बात करूँ, बीमा की बात करूँ, आपके हॉस्पिटल की बात करूँ, इतना बड़ा टॉपिक है कि हर एक पे मेरा आधे घंटे का व्याख्यान जाएगा, तब मैं उसकी कमियां, उसकी बारीकियां आपको समझा पाऊंगा। उसके लिए एक तरीका है, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन, इसमें इस तरह के सारे वीडियो पड़े हुए हैं अलग अलग टॉपिक पर। आप इसको स्कैन करके, QR कोड को स्कैन करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस पर अलग अलग विषय, जो आपकी रुचि का विषय, जब आपको 10-20 मिनट का फालतू टाइम हो, आप किसी भी एक चीज़ के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं समझूंगा कि मेरी यात्रा यहाँ आना सफल हुई है, जो मौका दिया मेरे पास भारतीय मानक ब्यूरो के लिए कि कितना मैं धन्यवाद करूँ। इंडिविजुअल से सब जगह मुझे समर्थन मिल रहा है, बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आप क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं,